नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया विषय, एक नया एपिसोड लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चेल्लावाड़ा जी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछला एपिसोड जहां हमने मल्टीपल बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत करी, बहुत से लोग उस एपिसोड से जुड़े और बातचीत आकर के हमारी थमी थी कि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मेरे मल्टीपल बिजनेसेस भी हैं या एक भी बिजनेस है तो उसमें रेकरिंग लॉसेस हैं, लॉसेस बार बार हो रहे हैं। लॉसेस को नियंत्रण में रखने के लिए वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है, इसी को एक विषय बनाते हुए आज हम आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे रेकरिंग लॉसेस एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बात और ये विषय समझने लायक इसलिए हैं कि एक होता है आमतौर पे बिजनेस में लॉस होना, वो शायद स्वाभाविक होता है। लेकिन जो लोग मल्टीपल बिजनेस के साथ जुड़े हैं, तो मल्टीपल बिजनेस में कई बार कुछ जगह पे प्रॉफिट होता है, कुछ जगह पे लॉस होता है। लेकिन वो तमाम चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तब आ जाती है जब मल्टीपल बिजनेस के अंदर मल्टीपल लॉसेस होते हैं। तो आप एक जगह पे तो गलत साबित हुए, लेकिन एक से ज़्यादा जगह पे गलत साबित हुए हैं। और उस कंडीशन में हो सकता है आपके एक या दो बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर आप 10 बिज़नेस को ऑन करते हो, अगर उसमें से 2 बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, अगर आपके 8 बिज़नेस वहाँ पे नुकसान कर रहे हैं, तो ऑल ओवर किसी भी वजह से आपको प्रॉब्लम होना स्वाभाविक हो जाता है। कई बार इस तरह की परिस्थिति में जो आदमी प्रॉब्लम में आता है या परिस्थिति से जूझता है, उसको कई बार समझ में नहीं आता है कि जो बिज़नेस है उसको मैं निकाल दूं, उस बिज़नेस को मैं बंद कर दूं कि उस बिज़नेस को मैं बेच दूं। तो कई बार एक से ज़्यादा बिज़नेस के अंदर जो लॉस करते हैं वो लोग मेरी बात से जुड़ पाएंगे, क्योंकि उनको सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उनके पास एग्ज़िट गेट नहीं होता है। एक या दो बिज़नेस होता है, आपके पास एग्ज़िट गेट होता है, आप उस बिज़नेस को बंद कर सकते हो, वाइंड अप कर सकते हो, बाहर निकल आते हो। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा बिज़नेस के अंदर जुड़े हुए हो और उसमें लॉस भी ज़्यादा करते हो, और हो सकता है कि उसका नेचर ऑफ बिज़नेस भी डिफरेंट तरह का हो, तो उस कंडीशन के अंदर चाहते हुए भी व्यक्ति के पास एग्ज़िट गेट नहीं होता है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर, उसके सिस्टम ही कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। जो लोगों के बिज़नेस में एक से ज़्यादा नुकसान होता है, एज अ वास्तु कंसल्टेंट जब उनको अप्रोच किया जाता है कि भाई आप हमको इसमें हेल्प करो, तो हम उनके साथ 2 तरह से कंसल्टेशन की उम्मीद रखते हैं, उनको 2 तरह से हेल्प करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे वो रहते हैं, घर का वास्तु तो इम्पोर्टेंट होता है। आमतौर पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई भी घर का मुखिया जब बिज़नेस में लॉस करता है, तो उसके पीछे 2 वास्तु के रीज़न रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। जो व्यक्ति जिस घर में रहता हो, वो दिशा अगर उसको सूट नहीं करती है, तो 70% वास्तु उसका गलत होने की वजह से उसको कई बार हो सकता है बिज़नेस में नुकसान होता है। और साथ ही उस घर का नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कॉर्नर अगर कटा हुआ हो, ईशान कॉर्नर में कोई भी तरह का वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट दिशा को आइडियल रहने के लिए उसको प्रॉपर जो भी तरह के प्रिंसिपल बताए गए हैं, उसमें जहाँ कहीं भी वास्तु दोष खड़ा हो जाता हो, तो तमाम चीज़ ऑनर को दिशा एंट्रेंस सूट नहीं करता है, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बहुत गहरा वास्तु दोष हो, तो उस घर का ऑनर जो होता है वो बिज़नेस में लॉस करता है। लॉसिस नहीं करता है, सिर्फ लॉस करता है। जब एक से ज़्यादा लॉसिस होता है, तो उस कंडीशन के वास्तु के हिसाब से उस जगह का ऑनर जो होता है, उसके रहने के वास्तु के अंदर उसके घर का जो वास्तु होता है उसमें वास्तु दोष होता है। जहाँ पे उनके मेन बिज़नेस की ब्रांच हो, चाहे वो अपने घर से मेन ऑफिस चलाते हो, हेड ऑफिस बनाया हुआ हो, उनकी कहीं और अपनी पर्सनल ऑफिस बनी हुई हो, वहाँ का बिज़नेस का वास्तु भी उसको सूट नहीं करता है, ताकि उससे एक से ज़्यादा बिज़नेस में लॉसेस है। और जिन जिन लोकेशन पे उन्होंने पार्टनरशिप स्ट्रक्चर ऑन पेपर बनाया है, जो LLC फॉर्मेट की है, अगर वो डिफरेंट नेचर ऑफ बिज़नेस के हिसाब से है, तो नेचर ऑफ बिज़नेस के सिलेक्शन में गलती है, ऑन पेपर वास्तु के हिसाब से कॉम्बिनेशन में गलतियां हैं, और तीसरा एक से ज़्यादा जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के सिलेक्शन में गलती है। सो फिज़िकल लोकेशन का सिलेक्शन, नेचर ऑफ बिज़नेस का सिलेक्शन एंड पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन और घर का वास्तु, उसको प्रॉपर समझाने के लिए मैं आपके साथ कुछ केस स्टडी भी शेयर करना चाहूँगी। जी, केस स्टडी ही एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है पल्लवी जी, जिससे दर्शक जुड़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आप बीती बात है, उससे रेजोनेट कर पाते हैं। इससे जुड़ा क्या उदाहरण देना चाहेंगे? मुझे जॉर्जिया में
एक क्लाइंट के साथ करीबन 3-4 साल पहले की बात है, मेरे को उनका मिलना हुआ। हम लोग उनके फ्रेंड के घर का कंसल्टिंग करने गए हुए थे। तो जब उसका कंसल्टिंग हुआ था तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि पल्लवी आज आपके घर पे आ रही है तो मुझे सिर्फ 2 मिनट उससे मिलना है। तो वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो मुझसे मिलने आए और कहा कि मुझे आपके साथ कुछ बातें करनी है, हम कहीं बाहर जाके या 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं। मैंने उनके साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि पल्लवी, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरी सबसे पहली शर्त है कि मेरी प्राइवेसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त को मेरे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने कहा कि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हर क्लाइंट की प्राइवेसी को हम संभालते हैं, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा। मैंने यहाँ पे भी टीवी प्रोग्राम में अभी तक इतने सारे केस स्टडी जो शेयर किए वो सारे मेरे क्लाइंट हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेसी तो उनकी रखनी पड़ती है। तो मैंने कहा आप निश्चिंत होकर मेरे को जो शेयर करना है बताइए, आप चिंता ना करें। तो उन्होंने कहा मेरे पास 1 से ज़्यादा बिजनेस है, मेरे सारे बिजनेस डिसीज़न गलत साबित हो गए हैं, सारे बिजनेस में लॉस है। यहाँ पे ऐसी हालत थी कि 1 या 2 बिजनेस प्रॉफिटेबल था, वो वाली भी गुंजाइश नहीं थी, सारे बिजनेस लॉस में थे। तो मैंने कहा सारे बिजनेस के नेचर ऑफ जो बिजनेस है वो एक ही है कि अलग अलग है? उन्होंने कहा नहीं, वो भी अलग अलग है। तो मल्टीपल बिजनेस थे और मल्टीपल लोकेशन पे उनको नुकसान हो रहा था। बट यहाँ पे उन लेडी का स्वभाव ऐसा था कि वो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिजनेस करते थे, वो बाहर के लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते थे। तो यहाँ पे एक अनोखी बात ये थी कि जितने बिजनेस थे वो कई बार वो अपने और अपने हस्बैंड के नाम पे, अपने और अपने फादर के नाम पे, अपने और अपनी बहन के नाम पे, बस इतने लोगों में से वो चूज़ करते रहते थे। और जिस तरह से अकाउंटेंट या सीपीए सजेस्ट करते थे उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनता रहता था। तो फैमिली बिजनेस कह सकते हो आप इसको। लेकिन उसके बावजूद भी उनके सारे बिजनेस में लॉस था। पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन अलग अलग था लेकिन फैमिली मेम्बर का बना हुआ था। और वो इतनी ख़राब कंडीशन में थे, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि उनको नहीं मालूम था कि नेक्स्ट मंथ से वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप हमें लेट अपॉइंटमेंट डेट दो। तो इस कंडीशन के अंदर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले क्या दिखाना चाहिए? तो ज़्यादातर जब मल्टीपल बिजनेस के लोग हमें मिलते हैं या नुकसान में होते हैं तो हम उनको वहाँ से शुरुआत करते हैं कि भैया आप सबसे पहले अपना घर दिखाओ और जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लीकेज है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो तमाम चीज़ हमें दे दो। अगर उसको हम थोड़ा सा बैलेंस करके आपको दिखाते हैं तो आपको थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा, ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा। इनके केस में उल्टा था। इनके केस में ऐसा था कि हमारे पास कोई ही गुंजाइश नहीं है कि 1 या 2 अच्छे, सारे बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो जितनी बातें मैंने उनके पास से समझने की कोशिश की, मैंने कहा कि आप पहले मुझे सारा डिटेल भेजो, मेरी टीम आपको, मेरा असिस्टेंट आपको सारी रिक्वायरमेंट भेजेगा, किस तरह के बिजनेस में हमें क्या चाहिए। एक बार मैं रिव्यू करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन भेजा हमें, हमने रिक्वायरमेंट भेजी कि इतना इतना भेजो। उन्होंने सारा डिटेल तुरंत ही नेक्स्ट डे हमको ईमेल आ गया। तो उस ईमेल को रिव्यू करके मैंने कहा कि आपने मुझे कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसको रिव्यू करने के बाद एज अ प्रोफेशनल मेरी एडवाइस ये है कि सारे दिखाने पड़ेंगे, घर भी दिखाना पड़ेगा, सारे बिजनेस दिखाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे जैसे उन्होंने जो भी उनके लिए उनके पास ऑप्शन थे उन्होंने वर्कआउट करके अपॉइंटमेंट को तुरंत बुक कर दिया और सारे बिजनेस मेरे को दिखाए। अब यहाँ पे वास्तु शास्त्र के बारे में बात करते हैं। घर की शुरुआत थी वो घर के ऑनर के हिसाब से सही नहीं थी। उनके पिताजी, ये शादीशुदा थे, उनके पिताजी अलग घर में रहते थे। तो जब आप पार्टनरशिप में जाते हो, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के साथ जब उनके पास मल्टीपल बिजनेस में काम करती हूँ तो उनके जितने पार्टनर्स हैं, ज़्यादातर तो कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्कस होता है तो उनके सारे पार्टनर्स बोल ही देते कि पल्लवी तू मेरे घर आ जाना, मेरे घर आ जाना। तो मुझे मालूम होता है, नहीं भी मालूम होता है तो भी मेरे कुछ अवेयर क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो अपने सारे पार्टनर्स का कंसल्टेशन करवाते हैं सेफ साइड, कि ये मालूम पड़े कि हम इनके साथ कितना लंबा और दूर तक जाएंगे। तो यहाँ पे उनके पिताजी के घर की जो दिशा थी वो भी सही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को अपने पिताजी के घर भी भेजा था, तो उनकी दिशा सही नहीं थी। कॉम्बिनेशन जितना उन्होंने पेपर पे बनाया था, ये मेरा पहला इतने सालों की प्रैक्टिस में केस स्टडी मेरे को अनोखी इसलिए लगती है कि मुझे याद रह गई। चारों लोग जितने पार्टनरशिप में थे, कई बार ऐसा होता है कि वाइफ को सूट नहीं करता, हस्बैंड को करता है, उनको सूट नहीं करता तो पिताजी को कर सकता है। और उनके सारे बिजनेस एक दूसरे से अलग अलग थे। फूड इंडस्ट्री थी, होटल इंडस्ट्री थी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थी, और उन्होंने कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट किया था जो कि इनके रिश्तेदार थे, वहाँ पे वर्बल कमिटमेंट था, तो सब जगह पे गलत था। तो इस कंडीशन में मैंने देखा कि इस घर में अनोखी बात ये थी कि चारों लोग जो थे वो हाईली क्वालिफाइड थे
और वो चारों लोग बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, उनके काफ़ी पैसे बने और फिर उनको लगा कि चलो हम बिज़नेस करते हैं। काफ़ी बार वास्तु ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए जॉब जितनी अच्छी हो, जितनी स्ट्रेस फ्री हो, जितना अच्छा पैसा बनाते हो और आपको बिज़नेस सूट नहीं करता, ऐसा बहुत बार होता है। यहाँ पे 4 लोग ऐसे इकट्ठे हो गए थे जिनको बिज़नेस सूट नहीं करता था। तो इन्होंने अलग अलग नेचर ऑफ बिज़नेस में एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जब से किया उसके बाद सब उनका गलत हो गया। लेकिन पहले उनके पिताजी रिटायर्ड हो गए तो उनके काफ़ी अच्छे बने थे। हस्बैंड जो थे वो रिटायर्ड होने वाले थे, तो फादर एंड सन इन लॉ ने बैठ के डिसाइड किया कि चलो वाइफ की और बहन की हेल्प लेके फिर ये सारे बिजनेस करते हैं। तो इसीलिए वो जो काम करती थी उनकी जॉब उन्होंने छुड़ा दी, बहन की और वाइफ की, और उनको बिजनेस में डालना शुरू कर दिया। इस कंडीशन में सिर्फ हस्बैंड की जॉब थी, पिताजी तो रिटायर्ड थे ऑलरेडी। तो जो अच्छा खासा फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट किए, ऐसे ऑन पेपर स्ट्रक्चर बनाया कि पूरी सिस्टम ही पलट गई और उनको समझ में नहीं आया कि हुआ कहाँ से ये पूरी पजल बन गई, कहाँ से वो सारे इसमें उलझ गए। तो जब हमें मौका मिला तो हमने जब उनको बताया कि भैया सारे बताओ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिस्ट बनाना शुरू किया कि पहली प्रॉपर्टी ए मैं यहाँ पे जाऊँगी, बी यहाँ पे जाऊँगी, सी यहाँ पे जाऊँगी, ऐसे करके, क्योंकि मेरे को मालूम था कि सबसे ज़्यादा बड़ी खामी है वहाँ पे मैं शुरुआत करूँगी। तो वहाँ पे करके उसके केस में सबसे लास्ट घर किया, जबकि ज़्यादातर मैं पहले घर से शुरू करती हूँ। बट ये एक अनोखा केस था कि मैंने सबसे लास्ट में घर किया। उसका रीज़न ये था कि घर का वास्तु एक्चुअली इतना ख़राब नहीं था, लेकिन वो जो 30% वाला वास्तु था जो अलग अलग बिजनेस का था, राइट, वो इतना ज़्यादा खराब था, वो 100% खराब था। तो पहले वहाँ से शुरुआत करने के बाद हम लोग घर पे आए और वहाँ से हम फिक्स करते करते हुए आए। तो क्लाइंट को उसके बीच में ऐसा लगा कि नहीं चलो भैया वास्तु के अनुभव से कुछ हो रहा है, वास्तु कंसल्टेशन से फ़ायदा हो रहा है। जब सारा पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि तू टीवी में बोलती है, सब जगह पे बोलती है कि घर का वास्तु 70% है, तो मेरे यहाँ पे तो तूने सबसे लास्ट में घर चूज़ किया। right. तो मैंने उसको बताया कि घर का वास्तु तो इतने सालों तक सही था, तभी आप अच्छी जॉब करते थे, अच्छे पैसे बनते थे, सब सही था, लेकिन उसमें जब थोड़ी सी गलती वास्तु दोष की वजह से आपने डिसीजन लिए गलत, और उसके बाद जो बाकी की नई प्रॉपर्टी आपके नाम पे चढ़ी, जो नए सारे बिजनेस लीज पे थे, इवन होटल भी लीज पे थी, तो जो भी आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की वो एक के बाद एक गलत हुई, और वो इतनी ज़्यादा गलत थी कि उसने जाके 3 साल में तो सब कुछ बंद करवा दिया। जी जी। तो कई बार ऐसा होता है कि मालूम नहीं होता कि घर से फेल हो गए हो, आपके बिजनेस से फेल हो गए। जी दर्शकों, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से समझेंगे कि मल्टीपल लॉसेस या रिकरिंग लॉसेस की परिस्थिति में वास्तु किस तरह से मददगार होता है, क्या कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे आप उन लॉसेस को नियंत्रण में ला सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छल्लावाल जी के साथ बातचीत कर रहे हैं रिकरिंग लॉसेस एंड वास्तु विषय पर। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले अच्छे उदाहरण, अच्छे तरीके से आपने समझाया, अब इसको निवारण कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं, क्या आपने स्टेप्स उठाए इस अटलांटा वाले अपने क्लाइंट्स के लिए, थोड़ा हमें गाइड कीजिए। जी, जैसे हम दिशाओं के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, दिशाओं के हिसाब से आदमी के हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, बहुत सारी बातों के बारे में बताया जाता है कि कौन सी दिशा का क्या नेचर है, और उसी के हिसाब से बिजनेस सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ पे लॉस के बारे में बात करने में भी आपको दिशाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। वास्तु ये कहता है कि ऑल ओवर अगर आपका पोर्टफोलियो सही गलत है, या आपके ऑल ओवर पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव जाता है, तो उसके लिए आपके घर और बिजनेस का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो आपकी सहायता करता है, जो आपको एटलीस्ट कुछ हद तक संभालने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बिजनेस में ओवरसीज़ बिजनेस ज़्यादा हो, आप यूएस में बैठे हो, इंडिया में काम करे हो, यूएस में बैठे हो, साउथ अफ्रीका में काम करे हो, यहाँ पे बैठ के कनाडा में अगर आपने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके घर और आपके बिजनेस लोकेशन का वेस्ट यानी जो पश्चिम दिशा होती है वो अगर पावरफुल कंडीशन में होती है, तो आपको अपने घर से दूर ऑटो पायलट मैनेजमेंट पे, आपने इतना बड़ा बिजनेस आप मैनेजमेंट के अलावा कर ही नहीं सकते हो, तो जो भी आपने अपना सिस्टम बनाया है वो सक्सेसफुल करने में आपकी पश्चिम दिशा हेल्प करती है। घर का वास्तु और पश्चिम दिशा, चाहे घर के वास्तु का मतलब होता है कि जो ऑनर का ये बिज़नेस है उसके हिसाब से घर सही होना चाहिए, घर वेस्ट में होना चाहिए, बात नहीं है। जो भी ऑनर है, जैसे उसका नाम कोई मिस्टर पटेल है या मिस्टर सिंह है, तो अगर उसको वेस्ट सूट करता है या उसको नॉर्थ वेस्ट सूट करता है या उसको साउथ ईस्ट सूट करता है, तो घर का वास्तु वैसे होना चाहिए। और जो बिज़नेस है उसका और घर का वेस्ट यानी पश्चिम दिशा सही होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ
अपनी ही कंट्री में बिजनेस करते हो, इसमें अलग अलग स्टेट का हो सकता है। अगर अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बिजनेस होते हैं वो सियाटल में होते हैं, उसके बाद फ्लोरिडा में हो सकते हैं, कनेटिकट में हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट दोनों दिशाओं का सपोर्ट मिलता है। अगर आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके घर का वास्तु सही है, ऑनर के मुखिया की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लकी दिशा में है, ऑस्पिशियस डायरेक्शन में है, और अगर उनके बिजनेस का जो भी लोकेशन है वहाँ पे एवरी लोकेशन पे पश्चिम दिशा और नॉर्थ वेस्ट दिशा बैलेंस है वास्तु के नियम के अनुसार, तो उनको अपने पूरे कंट्री में कहीं पे भी बिजनेस करते हैं, अलग अलग जिप कोड में बिजनेस करते हैं, उसको लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग, चाहे गैस स्टेशन बोल सकते हो, चाहे आप फूड इंडस्ट्री के वाले लोग बोल सकते हो, अगर उनके बिजनेस में साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा का जो कॉर्नर होता है वो रिटेल बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ कॉर्नर वास्तु में माना जाता है। तो ऑनर के हिसाब से अगर उसके घर का वास्तु सही है और साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर सही है तो जो जिप कोड में वो बिजनेस करते हैं, जो भी जिप कोड हो सकता है, वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दिशाओं की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जब मल्टीपल बिजनेस के बारे में जानकारी होती है तो उनके नेचर ऑफ बिजनेस को समझ के उनकी जो घर की दिशाएं होती है और जो उनके बिजनेस के लोकेशन की दिशा होती है उसमें सेम रेमेडी को अप्लाई किया जाता है, सेम रेमेडी को रखा जाता है। जो आपने घर में उनका साउथ ईस्ट कॉर्नर सही नहीं है और जो रेमेडी वहाँ पे की है तो उनके जो भी जितने भी उनके बिजनेस लोकेशन है उनके सब साउथ ईस्ट में वो रेमेडी करनी पड़ेगी, उनको जोड़ना पड़ता है। अगर आप किसी के साथ एक फ़ोन में जुड़ते हो तो आपने एक इक्विपमेंट से कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, आप व्हाट्सएप पे लगाते हो, रेगुलर कॉल लगाते हो, तो आपके पास एक इक्विपमेंट्स होता है जो कि घर होता है। फिर उसके साथ आपने 3-4 नंबर को जोड़ के सब लोगों को इकट्ठे कर दिया और एक ही फ़ोन में सारे लोग बात करते हैं। ठीक बिल्कुल वही लॉजिक से और उसी तरीके से जो आपके घर के जो भी कॉर्नर इंपॉर्टेंट होते हैं उसको ध्यान में रखकर जो भी आपकी मल्टीपल लोकेशन है, चाहे अगर आप ओवरसीज बिजनेस करते हो तो आपको घर का वास्तु और वेस्ट को जोड़ना पड़ता है, उसको इंटरलिंक करना पड़ता है, जुड़ाना पड़ता है। आपके घर का वास्तु और आपको वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को जोड़ना पड़ता है, घर का वास्तु और आपको साउथ ईस्ट को जोड़ना पड़ता है। तो ये दिशाएँ जो होती है वो आपको सक्सेसफुल बनाती है। फिर उसके बाद व्यक्तिगत कुछ चीज़ें आती है कि जो व्यक्ति आपको जिस वक्त जुड़ा था उसने कौन से साल में बिजनेस किया था, आप उसके साथ कितने टाइम से बात करते हो। कई बार मल्टीपल बिजनेस में एक सबसे बड़ी चैलेंज और वास्तु कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि मल्टीपल बिजनेस कभी सेम डे शुरू नहीं होते हैं। कभी कोई बिजनेस 1 साल पहले शुरू हुआ है, कभी 3 साल पहले, कोई 7 साल पहले, तो टाइम फ्रेम सबके अलग अलग है। तो जो बिज़नेस लोकेशन होती है वहाँ पे आपको ये भी देखना है कि भैया ये 3 साल पुराना बिजनेस है, 5 साल पुराना बिजनेस है कि 15 साल पुराना बिजनेस है। तो वो कुछ एक्स्ट्रा रेमेडी जो होती है वहाँ पे साल के हिसाब से भी करनी पड़ती है, तो वो भी कैलकुलेशन को अप्लाई किया जाता है। तो उन्होंने कौन से साल पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, उन्होंने लीज़ किया है तो कौन से साल पे उन्होंने स्टार्टिंग डेट किया, उसको भी ध्यान में रखकर किया जाता है बातें। यहाँ पे कॉमन ऐसी कोई वास्तु के अंदर रेमेडियल आइटम नहीं है वास्तु या फेंग शुई में कि आपने ये रख दिया और आपका हो गया। ये ज़्यादातर बातें जो होती है वो कैलकुलेशन बेस पे होती है। कैलकुलेशन करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये वाली रेमेडी 7 जगह पे अप्लाई कर दो या 12 जगह पे अप्लाई कर दो, या ये वाली रेमेडी एक जगह पे अप्लाई करने के बाद 3-4 जगह पे कुछ और रेमेडी को ऐड कीजिए ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। लेकिन ज़्यादातर मल्टीपल बिजनेस मैंने अपने इतने सालों की प्रैक्टिस के अंदर बिना किसी तोड़ फोड़ सिर्फ प्रोडक्ट्स रेमेडी के माध्यम से ही ठीक किए हैं। जी, कुछ ऐसे बिजनेसेस हो सकते हैं जो 10-10 साल से थे, 15 साल से थे, 20 साल से थे, हो सकता है 5 साल से हो। शुरुआत के कुछ समय में उनमें नाफा हो रहा था लेकिन नुकसान फिर कुछ टाइम के बाद होने शुरू हुए। तो हो सकता है कि क्या व्यक्ति ये भी सोचे कि भाई कुछ बिजनेस ओनर्स ये सोचें भाई 15 साल से मैं इस बिज़नेस में हूँ, पिछले 10 साल से तो फ़ायदा हो रहा था लेकिन ये 5 साल से ऐसा क्या हो गया कि नुकसान होने लगा। और इसी सवाल का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि कितने समय के बाद आपने नुकसान होते देखे हैं और कितने समय के बाद आपने इम्प्रूवमेंट, फ़ायदा होते हुए भी देखा है। जैसे हम मल्टीपल लॉसेस के बारे में बात करते हैं तो मैंने टेक्सास में लास्ट 2023 में नवंबर-दिसंबर में कंसल्टिंग किया था, किसी रेफरेंस से आया था। उनके बहुत सारे बिजनेस थे, वो होटल इंडस्ट्री में थे और वो रहते हैं टेक्सास में हैं, लेकिन बात ऐसी थी कि उनका एक भी बिज़नेस टेक्सास में नहीं है। उनके सारे बिज़नेस कैलिफोर्निया साइड थे क्योंकि बहुत टाइम पहले वो सैन होजे कैलिफोर्निया में रहते थे। वहाँ से उनको टेक्सास का वेदर अच्छा लगा और फैमिली को पसंद आया तो वहाँ पे रहने चले गए। लेकिन उन्होंने एक भी टेक्सास में प्रॉपर्टी को, होटल को नहीं बनाया था। सारी बड़ी बड़ी ब्रांड, बड़ी बड़ी होटल्स उन्होंने कैलिफोर्निया साइड बनाई थी। कैलिफोर्निया के अलग अलग लोकेशन थे, कुछ शिकागो के लोकेशन थे, तो काफ़ी बिजनेस थे।
तो वहाँ पे भी यही बात आ गई थी कि धीरे 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 करके बिज़नेस में एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया था कि उसके बाद आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो अभी भी फिर भी अच्छी कंडीशन में थे। जब हमने उनका कंसल्टेशन किया तो हमने ईच प्रॉपर्टी तो रिपोर्ट बनाया, लेकिन उसके ऊपर एक दूसरा रिपोर्ट बनाया, क्योंकि कुछ बिज़नेस काफ़ी अच्छे थे, उसमें थोड़ा बहुत वास्तु दोष था जिसकी वजह से प्रॉब्लम थे। अब उनका ऐसा था कि जो प्रॉफिटेबल बिज़नेस थे वहाँ पे प्रॉफिट उठाते थे, और जो नुकसान वाले बिज़नेस थे उसको वो वहाँ पे फीड करते थे। तो इस LLC में उठाया, उस LLC को किया। तो आमतौर पे पैसा एक जगह से आता था, दूसरी जगह पे चला जाता था, तो पैसा दिखता नहीं था। लेकिन फिर भी वो अच्छी कंडीशन में थे, इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन नहीं थी, क्योंकि कुछ बिज़नेस प्रॉफिटेबल थे और वो इतने इंटेलिजेंट पर्सन थे। मैंने अपनी इंडस्ट्री में लाइफ में इतने बिजनेसमैन के साथ काम किया, होटल इंडस्ट्री के इतने लोगों से काम किया, लेकिन मैंने देखा कि इस आदमी को विज़न और अपॉर्चुनिटी की पहचान थी। उसको मालूम था कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कुछ लोकेशन उन्होंने मेरे को बताया। वो लोकेशन ऐसी थी कि आज भी इंडियन लोग वहाँ पे काम करने नहीं जाते, या तो गोरे लोग हैं या कोई और लोग हैं, मतलब काफ़ी अलग अलग लोग हैं। इंडियन कम्युनिटी बहुत जगह पे काम करती है, फिर भी कुछ ऐसे जिप कोड है कि वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन में जब हमने यहाँ पे देखा कि उनका इतना अच्छा पोर्टफोलियो इतना अच्छा है, और फॉर्चुनेटली वो बहुत ही कम टाइम पे, मतलब ज़्यादा नुकसान के करीब नहीं थे, और उन्होंने उसको कंसल्टेशन डिसाइड किया था। तो मैंने देखा कि जितनी अच्छी प्रॉपर्टी थी वो सारी शॉर्टलिस्ट की, और मैंने कहा कि इतनी प्रॉपर्टी पे हम काम करेंगे, उसको रेमेडी करेंगे और उसको लाइफ टाइम मत बेचो, ये बहुत अच्छी है। वो फाइनल रिपोर्ट थी। कुछ प्रॉपर्टी पे मैंने कहा कि अगर हो सके तो सिर्फ 4 से 5 निकाल दो, बहुत ही कम प्रॉपर्टी, बट अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पेशेंस है, आप चाहते हो कि हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, तो हमें साल भर का टाइम चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार ऑल ओवर लाइफ टाइम के लिए अच्छा नहीं है। तो बिगड़ी हुई चीज़ को साथ में रखो और उसको रेक्टिफाई करके चलने के बजाय अगर 5 निकाल सकते हो, बहुत सारी रखी हुई, 5 निकालने से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो 5 प्रॉपर्टी भी मैंने कहा कि आप इसको निकाल दीजिए। वो रेडी हो गए कि इसको बेच देते हैं। और बाकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था ऑन पेपर वास्तु, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर गलत था। अब LLC को बदलने के पहले बैंक लोन, ये वो सभी को मालूम है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को मूव करना। वहाँ पे हमें अपना सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बात हमको भी मालूम है कि पेपर पे अगर कोई बंदा है और आपने इतनी बड़ी बड़ी भारी लोन उठा रखी है, और वहाँ पे स्ट्रक्चर को जब बदलने की बारी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पे भी हमने उनको एक बहुत सिंपल आसान उपाय करके उसके रास्ते निकाल के दिए। तो कई बार ऑन पेपर वास्तु की भी रेमेडी होती है, ऑन साइट लोकेशन की भी रेमेडी होती है। हमेशा बेचना ज़रूरी नहीं होता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं रेकरिंग लॉसेस एंड वास्तु विषय पर। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रथानुसार क्योंकि हम अपने तीसरे सेगमेंट में हैं, आइए पहले उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु के हिसाब से जब अगर आप एक से ज़्यादा बिजनेस में नुकसान करते हो तो आपको कुछ छोटे छोटे वास्तु के टिप्स को अप्लाई करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले होता है कि आपका फेसिंग और जो भी आपका वर्क डेस्क होता है उसमें जो भी आप अपने लिए काम को रखने का तरीका होता है। आप बहुत ज़्यादा चेक लिखते हो तो पैसे अपने आप घर के बाहर जाने हैं, बिज़नेस के बाहर जाने हैं। अगर आपको अपने जो पेंडिंग इनवॉइस अगर वो भी क्लियर नहीं होते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा रेमेडी की जाती है ऑनर के अपने ऑफिस व्यवस्था के कैबिन हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, HR होते हैं, जो भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं, वो तमाम लोगों के बैठने का सेटिंग अरेंजमेंट एक जैसा किया जाता है। वो कभी डिफरेंट नहीं होते हैं। ज़्यादातर जब एक से ज़्यादा बिजनेस के साथ जुड़े लोग होते हैं वो अपनी ऑफिस व्यवस्था के अंदर एम्प्लॉय का बैठने का तरीका होता है वो बहुत अलग अलग जगह पे करते हैं। जहाँ पे जगह मिल गई डेस्क बना दिया और लोग वहाँ पे बैठ गए, कभी नॉर्थ फेसिंग, कभी साउथ फेसिंग, कभी ईस्ट फेसिंग, कभी वेस्ट फेसिंग। जो ऑनर होते हैं, जो कंपनी के लिए डिसीजन देने वाले जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, उनके भी बैठने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैंने अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में जब मल्टीपल बिजनेस के अंदर काम किए हैं तो वहाँ पे जो भी कंपनी के लिए जो उनका जो ब्रेन होता है, जो भी कंपनी के लिए डिसीजन करने वाले लोग होते हैं, सबसे पहले उनका सीटिंग अरेंजमेंट बनाया है और वो साल के कैलकुलेशन के हिसाब से किया है। 2024 में अगर आप कोई भी तरह के मल्टीपल बिजनेस के अंदर नुकसान कर रहे हो तो 2024 का वास्तु ये कहता है कि ईस्ट जो होता है वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए सबसे लकी और पावरफुल दिशा है। पर्टिकुलर कोई एक साल के अंदर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो आप अपना जो भी बिज़नेस के लिए राइट डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं उसका
सिटिंग अरेंजमेंट ईस्ट फेसिंग कर सकते हो, बट ये बदलता रहता है। और जो लोग बाग बैंक्रप्सी तक की परिस्थिति बनी हुई है उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? अगर आपको 2024 में सितंबर महीने के बाद आपके पास इतना वक्त है कि आप आराम से सोच सकते हो, तो सारे कैलकुलेशन को दोबारा करके देखो। 2024 के सितंबर के बाद काफ़ी हद तक परिस्थिति आपकी फेवर में आनी अपने आप शुरू हो जाएगी। अगर आपने अभी बंद नहीं किया है, आपके पास एक आध महीने तक का टाइम है कि आप उसको खींच सकते हो, आगे निकल सकते हो, तो सितंबर को निकाल दीजिए, 15 सितंबर से ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।